since this is not our first class, this is our first class, लेकिन आपकी शायद पहले ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, आई थिंक, राइट? है ना? सबकी एक क्लास हो चुकी है, बट हमारा इंटरेक्शन अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, जो क्लास के थोड़े रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अभी क्या है ना कि आपको पता है कि हमारी नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है। इनफैक्ट अब तक हम नीट दे चुके होते, राइट? बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स, तो हमारा जो ये पेपर है वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे खिसक गया है, राइट? है ना? और उसकी वजह से अभी हम पहली बार जिंदगी में मतलब जुलाई में पेपर्स देने जा रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज द पॉइंट? या देखो, क्या होता है कि जब भी कोई फिक्स टाइम होता है ना, तो हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स इस वाले कैटेगरी में आते हैं कि नहीं मुझे तो अगले साल ही देना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जिनको इसी साल देना होता है पेपर, वो अपना उसके हिसाब से शेड्यूल वगैरह जो भी है वो चला रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसी साल, जिनको लगता होगा कि नहीं इसी साल उनको क्लियर करना है एंड ऑल, उन्होंने इस साल के लिए पूरी प्रिपरेशन करी होगी। लेकिन क्योंकि अब कोई मतलब मई था पेपर, 3 मई को, एंड देन उसके बाद वो पेपर टल गया, एंड देन सिचुएशंस ऐसी थी जहां पे तुम्हें यही नहीं पता कि पेपर कब होना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जो पढ़ाई है ना कहीं जो रिदम होना चाहिए था या जो रिदम होता था, वो रिदम कम हुआ होगा। होप्स, राइट? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो प्रॉपर रिदम था, जिस रिदम से वो पढ़ाई करते थे, उनका रिदम कम हुआ है? कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, फिर भी हमारा काउंट उतना ज्यादा नहीं है जितना एक्सपेक्टेड है। स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, है ना? मतलब ऑलमोस्ट 50-60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिदम कम हुआ है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि जिनका रिदम जो है पहले से बेटर हुआ है, कि मतलब एग्जाम के पहले उनको ऐसा नहीं लगता था कि मेरा मई में हो जाएगा, लेकिन अभी उनका रिदम बेटर हुआ है? जिनका रिदम पहले से बेटर हुआ है, पेपर टलने की वजह से उनका प्रिपरेशन और ज्यादा बेटर हो गया। वेरी गुड। ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली कम बच्चे हैं जिनका रिदम जो है वो थोड़ा बेटर हुआ है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। देखो यार, क्या होता है ना कि हम जब भी मेडिकल की प्रिपरेशन करने आते हैं, और स्पेशली जो हम एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, है ना, या तो हमने ड्रॉप कर रखा है या फिर हमारा जस्ट हमने 12th अपीयर करा है और हमें एग्जाम देना है ना, तो हमारे ऊपर बच्चा प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। समझ गए? प्रेशर कई बार इतना ज्यादा होता है ना कि हमें जो चीजें आती होती हैं एग्जाम में वो भी भूलने लग जाती हैं, या जब एग्जाम की डेट पास आती है तो हम वो सब भी भूलने लग जाते हैं, है ना? और जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही होती है, अगर उसमें कुछ भी इधर उधर हो जाता है ना, तो उनकी प्रिपरेशन जो है, अब मई में पेपर देना था, मई का पेपर टल गया, है ना, तो आपका एक पूरा रिदम जो है वो बिगड़ गया होगा। ठीक है, तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिदम बिगड़ गया है, या जिन्हें अब फिर से समझ में नहीं आ रहा, वो बस रैंडम रैंडम ही चले जा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि अब उन्हें क्या करना है, तो उनके लिए एक मतलब ये छोटा सा एक शेड्यूल रखा गया है। मतलब ऑलमोस्ट एक मंथ का एक प्लान बनाया गया है, सो दैट कि वो हर चैप्टर से एक बार फिर से फटाफट 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 गो थ्रू हो जाए, जो भी उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट? क्रैश का मतलब होता है कि आपका जो भी मतलब उस पूरे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, आपसे वो चीजें शेयर कर दी जाएं, लास्ट मिनट्स पॉइंट जो है वो शेयर कर दिए जाएं, ताकि तुम्हें ये पता हो कि यार अगर तुम ऐसे भी चलोगे, है ना, एक शेड्यूल दे दिया गया आपको, राइट? जैसे मान लो अगर मैं आज कह रही हूँ कि आज हम मतलब एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर तुम मेरे साथ साथ भी चलते रहोगे, मतलब जिस दिन मैंने जो कराया, अगर तुम वैसे वैसे चलते रहोगे, तो मतलब ऑलमोस्ट 24th को तुम्हारा जो पेपर मतलब जो ये तुम्हारा कोर्स है वो खत्म हो जाए, राइट? मतलब 1 महीने के अंदर हम सारे अपने जूलॉजी के टॉपिक से रूबरू हो चुके होंगे, हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टिल द स्टूडेंट्स जिनका कोई अभी प्लान नहीं है, कोई वर्कशीट उन्होंने नहीं प्रिपेयर किया है कि वो आगे कैसे चलने वाले हैं, वो क्रैश से मतलब बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ के साथ चल सकते हैं। ठीक है, चलो, सेकेंडली कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऑलरेडी एक प्लान चल रहा होगा, अब एकदम से ये क्रैश शुरू हुआ है तो उसमें उनका प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यार, अभी ये जो क्रैश है, जैसे मान लो कि आप एनिमल किंगडम कर चुके हो, राइट? आपका एनिमल किंगडम
हो चुका है और आज आपका लेट करो कोई भी स्ट्रक्चरल आपको करना था, ठीक है। तो अभी जब आपका एनिमल किंगडम हो चुका है और आप यहाँ पे क्लास में बैठे हो, तो आपका फटाफट फटाफट एक रिवीजन हो गया, जो लास्ट मिनट्स के लिए आपने छोड़ा होगा, ये वो रिवीजन हो गया। इस रिवीजन के बाद में आप आधे घंटे बैठो और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के, आप उसको लगा लो। समझ गए? तो अभी आपका क्या हुआ कि आपने जब भी अपना शेड्यूल प्रिपेयर किया होगा तो एक रिवीजन डे तो जरूर डाला होगा फॉर श्योर। पढ़ते रहना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो शेड्यूल आप चला रहे हो, अगर मतलब वो ज्यादा टफ है या वो आपको लगता है कि मुझे फॉलो करना ही करना है, तो आप उस शेड्यूल को फॉलो करो। लेकिन अलोंग विद दैट, यहाँ पर जो टॉपिक्स चल रहे हैं, मेक इट वेरी श्योर कि आज उनका लास्ट डे हो, आज आप उसको करके खत्म कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एनिमल किंगडम अगर स्टार्ट हुआ है, तो मेक इट वेरी श्योर कि वो आपका आज एनिमल किंगडम का यहाँ पर लास्ट डे होना चाहिए। मतलब आपके लिए एनिमल किंगडम इज डन, उठाया और अब साइड में रख दिया कि नहीं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम डन विद एटलीस्ट एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इस क्रैश के साथ में आपको बाकी कुछ जैसे भी आप मैनेज कर रहे हो, वो इट्स टोटली योर कॉल। लेकिन आपका जो शेड्यूल है, मतलब जो आपका एंड टॉपिक रिविजन, मतलब एंड टाइम का जो रिवीजन है, वो आपका यही होना चाहिए। ये बात समझ में आई सबको? होप्स की एम आई क्लियर? होप्स एम आई क्लियर? ओके, ठीक है, गुड वन। अब दूसरा एक और वो है बच्चे, देखो कई बार क्या होता है कि हम अगर नॉर्मल क्लास ले रहे होते हैं, तो मुझे आपकी शक्ल दिखाई दे रही होती है, मुझे पता चल रहा होता है आपको क्या समझ आया, आपको क्या नहीं समझ आया, दैट मीन्स मुझे मतलब पता चल रहा होता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ दिस इज द हाई टाइम, अभी हम मतलब बिल्कुल ऑनलाइन पे हैं, मुझे आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, पर शायद आप मुझे देख सकते हो, राइट? ठीक है। तो अभी हमारे पास में मतलब कनेक्ट करने का जब तक क्लास है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज लाइक कि आप हैंड रेस करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपका नंबर देख सकती हूँ अभी इस वक्त, और सिर्फ आप जो हैंड रेस करते हो वो देख सकती हूँ कि वो कितने स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया है, ठीक है। तो अभी जरा देखो, मैं तुम्हें मतलब ऑलमोस्ट जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बस टच करके मतलब फटाफट फटाफट बता के आगे निकलूंगी, ठीक है। हो सकता है उसमें कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो तुम्हें आता ही ना हो, जो तुम्हें समझ ही ना आता हो, तो वो आप लास्ट मिनट्स में अपने चार्ट्स में वो टॉपिक डालेंगे, ठीक है। वो टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ में आए, वो आप अपने लास्ट मिनट में अपने जो चार्ट ओपन होंगे उसमें डालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे दो चीजें होती हैं टॉपिक्स में। एक टॉपिक होता है जो मतलब कंसेप्ट बेस होता है, जिसमें आपको कुछ समझना होता है। दूसरा टॉपिक होता है जिसमें आपको सिंपली रटना होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में कोई सा भी बोलूं कि यार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर लेवल में क्या एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल समझने वाली चीज नहीं है, वो रटने वाली चीज है। तो दैट्स टोटली योर कॉल, वो आपको रटना है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो वो आप चैट बॉक्स में डालेंगे और वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, सेकेंड थर्ड पॉइंट है हमारा कि देखो यार, हम जब भी ये पढ़ा रहे हैं, अभी ये मतलब हमारा जो क्रैश है, तो आपको ये पता है कि इस क्रैश में मैं तुम्हें पूरी मतलब जो बुक है वो पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, मैं तुमसे वो पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ विच इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वन, जिसमें से 80% श्योरिटी है कि आपके मतलब जो पेपर हैं वो ये मतलब पॉइंट्स जो हैं वो उठाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट आया कि मतलब 80% श्योरिटी है जो पेपर आपका उठाया जाएगा, तो उसमें क्या है? देखो यार, पहली चीज तुम्हारा नीट है, और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, और वो है एनसीईआरटी। ये ध्यान रखो, अपने दिमाग में डाल रो। तुम्हारी गीता, बाइबल, महाभारत जो भी है वो एनसीईआरटी है। तो तुम्हें सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो वो है एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, ठीक है। तो आई ट्राई कि तुम्हें मतलब यहाँ पर जितना भी पॉसिबल है, मैंने एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स कॉपी किए हैं, आई ट्राई कि मैं तुम्हें उन्हें अंडरलाइन करवा लूं, उन्हें तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता लूं, बट फॉर श्योर मैं मतलब हर लाइन को अभी टच नहीं कर सकती। तो आई जस्ट ट्राई कि जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एटलीस्ट उन्हें एक बार वो कवर हो जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब वो चीजें जो तुम्हें अदर देन एनसीईआरटी देखनी है, वो तो फॉर श्योर मैं तुम्हारा इस क्लास में करा ही लूं। तो मेरा टारगेट क्या है? एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड सेकंड टारगेट इज अदर देन अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो भी आपको करना है एक्स्ट्रा पॉइंट्स, हम वो कर लें। इज दैट ओके विद एवरीवन? इज दैट ओके विद एवरीवन?
ठीक है। उसके अलावा मेरा थर्ड टारगेट होगा कि हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, रटने के छोटे छोटे तरीके देख लेंगे, सो दैट तुम्हारे लिए रटने वाली चीजें जो हैं वो इजियर हो जाएंगी। ओके, आज हमारी पहली क्लास है। आज की क्लास में, आज जो हमारा क्लास होगा, इस क्लास में हम अपना वो पेस नहीं अटेन करेंगे जो हमारी नॉर्मल क्लास की पेस होगी, क्योंकि तुम्हारी भी पहली क्लास है बेटा, और मेरी भी तुम्हारे साथ पहली ही क्लास है ना। तो पहली वाली क्लास में बच्चों हम ये देखेंगे कि मैं किस स्पीड से जाती हूँ तो तुम्हें कितना समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि अटमोस्ट हमारा टारगेट, हम दोनों का टारगेट इनफैक्ट एक ही है, और वो है तुम्हें कैसे भी करके एमबीबीएस में एडमिशन दिलाना। हमारा दोनों का टारगेट एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पेस से भागते रहूं और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए और मेरा काम हो जाए, समझ गए। आई थिंक वो बेनिफिशियल नहीं होगा हम दोनों के लिए ही। इसीलिए हमें क्या करना है, आज की क्लास में पेस चेक करना है। और तुम सब अब मतलब ऑलमोस्ट 12th 11th कर चुके हो, या फिर ड्रॉप कर रहे होगे, या जो भी जैसे भी, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा हाई पेस पे शायद हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, शायद। ठीक है, तो वो आज की क्लास में हम देखेंगे, एंड यू विल रिस्पॉन्ड इन द चैट अकॉर्डिंगली कि ये मतलब आपको मतलब कंफर्टेबल हो इस पेस से या कंफर्टेबल नहीं हो। अगर नहीं हो तो विल चेक इट आउट कि और हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, बट अगेन देयर इज वन पॉइंट, आपका कंफर्ट जोन आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्लास में चीजें समझ में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जितने भी बच्चे हैं प्लीज, अगर अभी तक भी एनसीईआरटी लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ। एक एक्स्ट्रा पेजेस ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो। ये सब कुछ हमेशा क्लास से पहले ही करना है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ वो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में ही बताती, बट आज किसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो चेक इट आउट कि ये चीजें हमेशा आपके साथ हो। ठीक है, ऐसे सुनते नहीं रहना है लेक्चर, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो साथ में नोट डाउन भी करोगे। यस ऑफ कोर्स आपको नोट्स मिलेंगी जो भी हैं, लेकिन स्टिल आप साथ के साथ एनसीईआरटी में मार्क करोगे, क्योंकि अगर आपको नोट्स मिलेंगी तो हो सकता है ना कि हमारे पास वो 24 घंटे का या 5 घंटे 10 घंटे का भी लेट हो, तो आप 10 घंटे वेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पास में सब कुछ मार्क्ड है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स मिलेगी तो आप उसको चेकआउट करेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया है या आपने कुछ गलत तो नहीं नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो हमें वेट नहीं करना है। एंड आई एम वेरी 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 श्योर बच्चा लोग कि तुम सारे अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, सब कुछ इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, फॉर श्योर तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। तो एंड आई बी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी वंस कि यार तुम मतलब मैं अभी जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं वो कल को छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से डॉक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो होप्स कि मैं सारे प्री मेडिकोस से मिलूं भी कभी। ठीक है, तो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा हम मिलेंगे सारे के सारे और आपके लिए बड़ी सी पार्टी रखेंगे। ठीक है, बट टिल देन मेक इट श्योर कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सच में थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद अस। ठीक है, हाँ या नहीं, शुरू करें। गुड वन। ठीक है बच्चा लोग, कर रहे हैं शुरू अब। हाँ, अब जरा देखो यार, मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी आपके पास है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की ही लाइन जो है वो चेक करी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो बच्चा, अभी जो हमने चैप्टर शुरू किया है दैट इज एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहला उसका रूल है ही क्या, यही तो रूल है कि यार सबसे पहले ये एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम या कुछ भी जो तुमने बनाया है उसको क्लासिफाई करा कैसे है ना। तो सबसे पहले हमें वो बेस देखना पड़ता है जिस पे हमने पूरा एनिमल किंगडम बनाया हुआ है। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं यार, वो मतलब क्लासिफिकेशन के वो लेवल्स देखने जा रहे हैं जिसके दम पर हमने पूरे एनिमल मतलब पूरी दुनिया के एनिमल्स को क्लासिफाई कर रखा है कि कौन किस किंगडम में जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं यार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर जो हमने एनिमल किंगडम डाले हैं वो किस किस बेस पर डाले हैं। तो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि भाई उसके अंदर सेल है, टिश्यू है, क्या है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ऊपर आपके उसमें अंडरलाइंड है वो मैंने नीचे उसमें चीजें और भी ज्यादा क्लियर करके लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ए सेल्यूलर लेवल आपको दिखाई दे रहा है।
क्या दिखाई दे रहा है बाबा? ए सेल्यूलर लेवल। ए सेल्यूलर लेवल क्या होता है यार? जिसमें कोई एक ही सेल होता, क्या होता है बेटा उसके अंदर में? कोई एक ही सेल होता है, समझ गए ना? मतलब इसके अंदर कोई दूसरा सेल है ही नहीं, ठीक है, मतलब एक सिंगल सेल। अब सिंगल सेल में कौन से आ जाते हैं? प्रोटोजोन्स देखे होंगे ना, जैसे अमीबा वमीबा ये सब आ जाते हैं, तो ये सब कौन से हो जाएंगे यार? जितने भी हैं ये हो जाएंगे प्रोटोजोन्स। क्या हो जाएंगे? प्रोटोजोन, सिंगल सेल। और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए सेल्यूलर होते हैं। सिंगल सेल का मतलब यूनिसेल्यूलर होता है। बहुत पहले एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जो अमीबा है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। अब यहाँ पे आया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो ये तो बहुत सिंपल है ना, ए सेल्यूलर। नहीं बेटा, उसमें ऑप्शन में यूनिसेल्यूलर भी लिखा हुआ था और बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। क्यों? क्योंकि यूनिसेल्यूलर ए सेल्यूलर में कंफ्यूजन होता है। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेल्यूलर, तो पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया था। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल क्या होता है यार? जो बहुत सारे सेल से बना हुआ हो। क्या है? जो बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है। तो उसमें कौन से हो जाते हैं यार? स्पंजेस, जिसके अंदर अभी टिश्यू नहीं बना है, बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब उसमें आ जाओ यार, नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। उसमें कौन से आ जाते हैं? जिसमें टिश्यू बन गए। क्या बन गए यार? टिश्यू बन चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा सियलेंट्रेटा या फिर टीनोफोरा, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्गन लेवल में क्या आता है? प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस कौन सा था बच्चों? कुछ अगर याद हो प्लेटीहेलमिन्थस कैसा दिखता था, तो उसमें क्या देखोगे यार? प्लेटीहेलमिन्थस वो कीड़े कीड़े जैसा स्ट्रक्चर होता था। याद आया कैसा स्ट्रक्चर होता था यार? कीड़े कीड़े जैसा स्ट्रक्चर होता था, है ना। और उसमें क्या हो जाता था? प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर वो कीड़े ऐसे टेप वर्म वगैरह जो है उसके अंदर आते थे, है ना। और इसके अंदर बेटा पहली बार मुखड़ा बना। ये जो थोबड़ा है, जो फेस है, वो पहली बार इसके अंदर बना था। तो पहली बार हेड का फॉर्मेशन इसी के अंदर हुआ था, और इसलिए इसको हम क्या बोलते थे यार? सिफिलाइजेशन। क्या बोल देते थे इसको? सिफिलाइजेशन, ठीक है। यानी फॉर्मेशन ऑफ हेड। पहला जो ऑर्गन बना था, ऑर्गन वो क्या था यार? हेड बना था। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कि मतलब इसमें ये क्वेश्चन कहाँ से आता है यार? कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ है, तो दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं यार ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या हो गया? जहां पे तुम्हारे सिस्टम्स बन गए। सिस्टम्स बन गए यानी कि सबसे पहले याद रखो, सबसे पहला जो सिस्टम बना था दैट वाज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या था यार? सबसे पहला जो सिस्टम बन के तैयार हो गया था दैट वाज डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गए। और ये कहाँ पे बना था यार? एसके हेलमिन्थस में पहली बार बना था। अच्छा, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बना उसके अंदर कोई और सिस्टम नहीं है। सब कुछ बाय एंड बाय चल रहा है, लेकिन जो सबसे पहले बनकर तैयार हो गया दैट वाज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब जरा नेक्स्ट, और इसमें से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज, अगर मैं पूछूं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है, तो तुम क्या आंसर लिख सकते हो? किसमें होगा भैया? एक ही में है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेलमिन्थस में, ठीक है। अगर मैं पूछूं ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम यार एसके हेलमिन्थस से आगे भी है। एसके हेलमिन्थस से लेकर कहां तक? जितना तुमने पढ़ा है उन सब में है। एसके हेलमिन्थस से लेके पूरा कॉर्डेटा तक, मतलब पूरे कॉर्डेटा इंक्लूडिंग यू, हम सब में क्या आ गया? एसके हेलमिन्थस। जैसे एसके हेलमिन्थस में एक बार ऑर्गन सिस्टम आ गया, तो अब उसके बाद जितने भी हैं उन सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। उन सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। अब यहाँ पे सोच रहे होगे मैं इतना क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ, याद रखो एक चीज, एक बार जो अच्छा कैरेक्टर आ गया वो आ गया, अब उसके बाद वो कैरेक्टर जो है वो आगे चलता ही जाएगा। यानी कि अब एसके हेलमिन्थस एक बार आ गया ना, तो अब एसके हेलमिन्थस के आगे तुम्हें बार बार याद करने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है, समझ गए। अब तुम क्या जानोगे कि यार एसके हेलमिन्थस में आ गया, तो अब इसके आगे आंख बंद करके जितने भी आएंगे सबके अंदर क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। ये बात समझ में आई? यानी एक बार जो अच्छा कैरेक्टर आ गया वो अब सब में चलता जाएगा, ठीक है। तो कहाँ वो आ गया वही याद करना है, उसके आगे कुछ भी याद करने का नहीं है। तो पहला चीज, एस ऑर्गन सिस्टम लेवल बेस्ट लेवल होता है, ये एसके हेलमिन्थस में आ गया। तो अब पूछे एनालिडा और थोपोडा, ये वो सब में यही हो जाएगा, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आते हैं यार। नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है बच्चे, जरा देखो। हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो अब ऑर्गन सिस्टम में यार, माना कि अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि देखो पहला ऑर्गन सिस्टम हम बात कर रहे हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा और भी तो तमाम सिस्टम्स हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ है, ठीक है।
चलो, तो अब जो पहली बार बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम बना था ना, वो कैसा था? इनकम्प्लीट था। कैसा था यार? इनकम्प्लीट था। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कलर करके रखा भी हुआ है कि पहले जो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा था वो कैसा था यार? सिंगल ओपनिंग का था, इनकम्प्लीट था। कैसा था? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था उनके अंदर में, है ना। तो यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें क्या होता है यार? सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग जो है वो क्या करता है? इनकम्प्लीट वाला मतलब एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? माउथ की तरह भी काम कर लेता है और एनस की तरह भी काम कर लेता है। अच्छा, ये जरा ध्यान देना, अगर कुछ याद आ जाए, हाइड्रा वाला याद है? हाइड्रा में एक ही ओपनिंग होता है, वो ऊपर ऐसे प्रोटोस्टोम करके होता है ना, ऐसे ऊपर ऐसे प्रोटोस्टोम करके होता है, और उसी में से मतलब पानी आता है और उसी में से पानी चला जाता है। कुछ याद आया? है ना। तो ये जो तुम्हारा प्रोटोस्टोम है, क्या है यार? प्रोटोस्टोम। ये क्या कह सकते हो कि तुम्हारा प्रोटोस्टोम क्या हो गया बेटा? एक सिंगल ओपनिंग जो माउथ और दोनों की तरह काम कर रहा है। क्या कह सकते हैं? कि वो एक सिंगल ओपनिंग है जो दोनों की तरह ही काम कर रहा है ना। अच्छा, एक और चीज बेटा, लोग ये भी बताओगे लास्ट में कि मेरी आज की ये जो बहुत खूबसूरत राइटिंग है वो तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं? हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है बहुत खूबसूरत नहीं है, मैं भी जस्ट मजाक कर रही हूँ, ठीक है। अभी एक दो दिन में तुम्हें राइटिंग भी समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, फॉर श्योर वो राइटिंग भी मेरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब जरा देखो बेटा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठा भी दिया, है ना। ये वो हो सकते हैं बच्चे जो ऑलरेडी मेरी राइटिंग से रूबरू पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। मैं उनके अलावा वाले बच्चों की बात कर रही हूँ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरी राइटिंग। पर सारे तो हाथ उठा नहीं रहे ना, ठीक है। आए है, बहुत सारों ने उठा दिया यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच, है ना। प्लीज यार ऐसे ही, मतलब एक दो दिन में पक्का मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी फॉर श्योर, ठीक है, बस एक दो दिन लगेगा। ओके, चलो अब जरा देखो, यहाँ पे क्या है? प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम क्या होता है? एक सिंगल ओपनिंग हो गई, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? देखो, हाइड्रा से लेकर, शुरू हमने हाइड्रा किया है, ठीक है, लेकिन हाइड्रा से लेके कहाँ तक बेटा? एंड तक। अब एंड कहाँ तक, है ना, कहाँ तक एंड यार, है ना। एंड मतलब तुम्हारा इधर जो तुम्हारा है ना, प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा प्लेटीहेलमिन्थस तक क्या चल रहा है भाई? सब कुछ आधा अधूरा है, मतलब एक ही ओपनिंग है, कह दो उसी से खाना आ रहा है, उसी से जा रहा है, सब कुछ वहीं से हो रहा है ना। तो ड्रामा नहीं है साहब, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हाइड्रा से लेके प्लेटीहेलमिन्थस तक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसके बाद में आते हैं, देखो यार नीचे, अब मैंने तुम्हें देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया हुआ है, दिख रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो वो भी दो टाइप का होता है। अगर मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो भी देखो वो दो टाइप का है, दिख रहा है? तो वो दो टाइप में कौन कौन से हो जाते हैं बेटा? एक होता है प्रोटोस्टोम और एक होता है ड्यूटेरोस्टोम। क्या क्या हो जाता है? एक प्रोटोस्टोम, एक ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम कौन सा होता है? अगर जो ब्लास्टोपोर है उससे अगर माउथ बन जाए, किससे? ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बन जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। और ड्यूटेरोस्टोम किसको बोलते हैं? अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए होंगे अभी तक, अरे यार मैडम आप क्या कर रही हो, है ना, कि पहले हमें यही नहीं पता ब्लास्टोपोर क्या होता है। अरे यार नहीं जानना है तुम्हें ब्लास्टोपोर, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ऐसे समझो, जब एम्ब्रियो की बॉल बन रही होती है ना, जब ऐसे पूरा एम्ब्रियो होता है, देखो इधर ये एम्ब्रियो पूरा ऐसे था, गोल गोल राउंड राउंड सा एम्ब्रियो था ना, तो उसी के अंदर में क्या हो जाता है? देखो ये एम्ब्रियो है, तो वो जो एम्ब्रियो है ना यार, उसी के अंदर ना ऐसी 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 ओपनिंग होती है, दिख रहा है? ये ऐसे ना पलट जाता है। तो ये जो ओपनिंग है ना, एम्ब्रियो के टाइम में जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन था तो उसमें एक ऐसी ओपनिंग बनती है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। समझ गए क्या बोलते हैं इसको यार? ब्लास्टोपोर बोल देते हैं। लेकिन फिर से बेटा देखो, एक चीज हमेशा, नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन अभी कभी कभी ना क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ब्लास्टोपोर अभी भी समझ में नहीं आया होगा। अरे तुम्हें जानना ही नहीं है, क्या करोगे? तुमसे कौन पूछने आ रहा है कि ब्लास्टोपोर क्या होता है? कोई नहीं पूछेगा तुमसे अभी फिलहाल में, समझ गए? और ब्लास्टोपोर तुम पढ़ोगे, और कहाँ पढ़ोगे बेटा? जब अभी आगे जाओगे ना, तुम्हारा रिप्रोडक्शन आएगा, उसमें थोड़ा सा ब्लास्टोपोर पढ़ भी लोगे, समझ गए? तो ब्लास्टोपोर,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ब्लास्टोपोर, और उससे माउथ, और माउथ बना तो प्रोटोस्टोम, और अगर एनस बना तो ड्यूटेरोस्टोम। समझ गए? अभी ब्लास्टोपोर आगे पढ़ लोगे, अगर जिसको बहुत ज्यादा इच्छा है पढ़ने की तो वो आगे आएगा तब देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, इसमें ना क्या पूछता है एग्जाम्पल कि भाई प्रोटोस्टोमियल कौन से है ना। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें दिख रहा है आम, दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, आम। अब तुम सोच रहे होगे ये आम क्या है, आम बेटा इसका एग्जाम्पल है। आम कैसे, जरा ध्यान रखना, देखना यहाँ पे क्या हुआ है, ए से एनेलिडा, ए से ऑर्थोपोडा, एम से मोलस्का, दिखा क्या, दिखा। तो प्रोटोस्टोम्स कौन से हैं, आम, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। ठीक है, तो बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, बाकी जितने बच्चे क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, अब यहाँ पे यार एक बच्चे बोलेंगे तो मैडम हाइड्रा क्या ड्यूटेरोस्टोम है, अरे नहीं नालायकों, अरे अभी तो मैंने बताया प्लेटीहेलमिन्थिस तक क्या है, प्लेटीहेलमिन्थिस तक तुम्हारा तो भी पुराना पुराना है ना, मतलब अभी क्या है प्लेटीहेलमिन्थिस तक, अभी तो साहब प्लेटीहेलमिन्थिस तक इनकम्प्लीट है, तो बात ही खत्म हो गई। एसके हेलमिन्थिस में बेचारा पहली बार आया है तो अभी उसको क्लासिफिकेशन से बाहर ही रखा है, तो वो पुराने वाले हो गए, समझ गए, वो सब इनकम्प्लीट मान लो। ठीक है, अब प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम आया है, समझ गए, तो इनमें शुरू ही एनेलिडा से हुआ है। ठीक है, प्रोटो और ड्यूटेरो का क्लासिफिकेशन शुरू ही एनेलिडा से हो रहा है, तो आम क्या हो जाएगा, प्रोटो, उसके अलावा जितने भी ऊपर चले गए वो क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरो। तो आम याद कर लिया, आगे जितने भी हैं ड्यूटेरो, तो बार बार याद नहीं करना है ड्यूटेरो कौन सा होता है, ठीक है ना। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, फिर हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, किस पे आ गए यार, सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ गए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी जरा देखो यार, सर्कुलेटरी सिस्टम ना बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड, समझ गए। तो ओपन और क्लोज्ड, इसमें भी कोई नहीं पूछता, अरे हाँ मतलब एक चीज पूछता है कि ओपन क्या होता है यार, ओपन वो है जिनके अंदर में ब्लड वेसल्स नहीं है बेटा, क्या नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है, इनके अंदर में ब्लड वेसल नहीं है, ब्लड वेसल नहीं है तो क्या है भैया, इनके अंदर में होता है हेमोसील, क्या होता है इनके अंदर, हेमोसील। और हेमोसील क्या होता है मेरे लाल पीलो, हेमोसील का मतलब होता है एक कैविटी जिसके अंदर में क्या भरा पड़ा है, खून जैसा एक लिक्विड, क्या भरा पड़ा है उसके अंदर, खून जैसा एक लिक्विड, जिसका नाम क्या है, हेमोलिम्फ। क्या नाम है बेटा लोग, हेमोलिम्फ, समझ गए, खून जैसा, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट है, खून जैसा क्यों बोल रही हो मैडम, खून ही बोल दो ना, ठीक है, उनके लिए खून है, हमारे लिए खून जैसा, हमारा खून तो लाल हेमोग्लोबिन और ये सब वाला अच्छा वाला होता है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्लड लाइक फ्लूइड। ठीक है, और सारे ऑर्गन्स जो है ना, सीधा सीधा ऐसे समझो कि हेमोलिम्फ का स्विमिंग पूल है, और उसके अंदर सब कुछ मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तैर रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी ऑर्गन को जो भी खून चाहिए तो वो सीधा सीधा वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, खून एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी गंदगी निकालना है तो सीधा सीधा हेमोलिम्फ में डाल देगा, समझ रहे हो। तो मतलब पॉइंट क्या है कि इनके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होता, पूरा ऐसे खून की नदी बह रही होती है जिसके अंदर ऑर्गन तैर रहे होते हैं, सारी गंदगी सीधा सीधा उनके अंदर में ट्रांसफर हो रही होती है, समझ गए, मतलब खून, अच्छी चीजें गंदी चीजें दोनों मतलब एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, तो दैट इज ओपन टाइप। अभी ओपन टाइप का एग्जांपल मैं नहीं करा रही हूँ, अब सुनो यहाँ पे दूसरा क्या है बेटा, क्लोज्ड टाइप। क्लोज टाइप में क्या है, यहाँ पे खून की नदी थी तो यहाँ पे ब्लड वेसल बन गए, क्या बन गया यहाँ पे, ब्लड वेसल, जो ऊपर नहीं था तो ये यहाँ पे बन गया, हो गया ऑफ कोर्स, समझ गए। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, ब्लड वेसल के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स बन गए, अब भैया आर्टरी वेन कैपिलरी सब बन गया। अब उसमें यहाँ पे जरा देखना यार, इसका जो एग्जाम्पल है क्या है यार, कैम, क्या एग्जाम्पल है बेटा लोग, कैम, फिर से बोल लो एक बार, कैम। तो कैम क्या है, सीएम, कॉर्डेटा, एनालिडा और मोलस्का, कॉर्डेटा, एनालिडा, मोलस्का, समझ गए। तो अब यहाँ पे आया, तो वो कैम कैम पाथवे पढ़ा है ना बॉटनी में, तो उससे ये चीज आराम से याद हो जाएगी। अच्छा, मोलस्का में भी ध्यान रखोगे, मोलस्का में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कि ये जो है ये कहाँ है, सिफेलोपोडा में, किसमें होता है यार, सिफेलोपोडा, मोलस्का के सिफेलोपोडा ग्रुप में होता है, समझ गए। नॉन सिफेलोपोड जो है वो कैसे हो जाएंगे, ओपन में हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ओपन में। तो अब मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया बताओ ओपन किस में है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सिस्टम कहां से आया, सिस्टम कहां से शुरू हुआ है बेटा, एसके हेलमिंथिस से शुरू हुआ है, ठीक है, एनालिडा में क्लोज ही आ गया। फिर उसके बाद में अब क्या बचा तुम्हारा, ऊपर गए तो ऑर्थोपोडा आ गया, समझ रहे हो, ऑर्थोपोडा आ गया, फिर मोलस्का तो इसी में आ गया, फिर एकाइनोडर्मेटा आ गया, हेमी आ गया, इन सब में क्या हो जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ गए ना बेटा लोग, समझा, शाबाश, बढ़िया, ऐसे ही रिस्पॉन्ड क्या करो देख। लेकिन एक चीज है ना, अभी भी बेटा लोग बहुत सारे बच्चे है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
और मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं दुखी होंगी ना कि तुम्हें समझ आया नहीं आया, तो रिस्पॉन्ड कर दिया करो, ठीक है। चलो वेरी गुड। हाँ, अब नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बच्चा, हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। किस पे आ जाते हैं यार, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है। अब इसमें देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, सिंपल सिंपल सी चीज है। देखो ये बहुत सारे तरीके होते हैं रेस्पिरेशन के, है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं रेस्पिरेशन के। क्या क्या तरीके हैं रेस्पिरेशन के, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आ जाएगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या आ जाएगा यार, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दिख रहा है। तो अभी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है लाल पिलो, क्यूटेनियस मतलब जो स्किन से हो रहा होता है, ठीक है। किस में होता है, अर्थवॉर्म में, फ्रॉग में। अच्छा फ्रॉग में तो बहुत सारे टाइप का रेस्पिरेशन होता है बाबा, बहुत सारे टाइप का, है ना। तो फिलहाल अर्थवॉर्म और फ्रॉग में, फ्रॉग में कब होता है यार ये वाला रेस्पिरेशन क्यूटेनियस वाला, वो जब नहीं, वो समर स्लीप और विंटर स्लीप जैसे एग्जांपल हाइबरनेशन, हाइबरनेशन के टाइम में या फिर एस्टिवेशन के टाइम में, है ना, इन सब टाइम्स में ये होता है, समझ गया। तो अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है, देखो ये ट्रेकियल रिंग, मतलब ये ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल रेस्पिरेशन किस में होता है, जिसके अंदर ना ट्रेकिया होता है, जैसे एग्जांपल कॉकरोच। अभी देखो कॉकरोच की शक्ल तो मैं नहीं बनाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी राइटिंग जब इतनी सुंदर है तो मेरी ड्राइंग तो बहुत सुंदर होगी, बहुत बच्चों को अंदाजा लग भी गया होगा, है ना। तो अब जरा देखो, ये मान लो हमारा एक छोटू कॉकरोच। ओए अच्छा नालायक को, इस बात पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, राइटिंग मेरी खूबसूरत नहीं है तो क्या वो ड्राइंग खूबसूरत है, हाथ मत उठाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ सुनो अब ध्यान से, अब हाथ नीचे, हाथ नीचे। देखो इधर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अभी एक ये कॉकरोच है, ठीक है। अभी देखो ये कॉकरोच है, इसमें क्या होता है ना, ऐसे ना एक पूरा वो रहता, क्या रहता, ऐसे एक लाइन जैसे रहती है ना। अरे ये तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम है भी वैसे इसका, एक छोटा सा ना, ऐसे करके पूरा एक ट्रेकिया रहता है ना, और फिर वो यहाँ वहां 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 जाके पूरे ऐसे बॉडी में ना ऐसे फैल जाता, देखो ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी में ऐसे पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, दिख रहा है। तो ये पूरे बॉडी में ये जो ट्रेकिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दिस इज ट्रेकियल सिस्टम। क्या हो जाएगा यार, ये ट्रेकियल सिस्टम हो जाएगा, है ना, दिस इज कंप्लीट ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। अब ये ट्रेकियल सिस्टम है ना, इसी के अंदर हवा आती है, इसी के अंदर से जाती है। यहाँ पे ये देखो, ये जो लास्ट में ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको हम क्या बोल देंगे बेटा, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोल देंगे इनको, मतलब ब्रोंक्यूल्स या ट्रैक्यूल्स। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं वो इनका ट्रैकिया है, तो इसको ट्रैक्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं यार, ट्रैक्यूल्स बोल देते हैं। और ये जो ट्रैक्यूल्स हैं, इनकी लास्ट में यहाँ पर ओपनिंग होती है, ऐसे ये छेद 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 है यहाँ पे, ये बहुत सारे, समझ गए। तो ये जो छेद होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोल देते हैं यार, स्पाइरेकल्स बोल देते हैं। मतलब छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है, जो कवरिंग होता है उसके ऊपर, एक मतलब स्पाइरिकल छेद होता है, उनके ऊपर ऐसे कवरिंग जैसी होती है, ओपरकुलम जैसी कवरिंग होती है, ऐसे ढक्कन जैसी कवरिंग होती है, उसी में से हवा आ रही है, उसी में से हवा जा रही है। ये बात समझ में आई क्या। तो ये होता है तुम्हारा कॉकरोच में, एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट देख लो यार, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है, ब्रेकियल। ब्रेकियल क्या है, जिसके अंदर गिल्स होता है उसको बोल देते हैं ब्रेकियल। अब गिल्स का तो तुम्हें पता ही है, सबसे मतलब फेवरेट एग्जांपल है फिशेस। एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, भाई मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, कि मैम जब हम बचपन में होते हैं, मतलब जब हम छुटंकू होते हैं ना, छुटंकू यानी कि तुम्हारा इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, है ना, 9 मंथ्स वाला जो टाइम होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ, उसमें, है ना। तो एक बच्चा पूछते, मैम हमारे पास तो उस टाइम में भी वहां पे भी गिल्स होते हैं, समझ रहे हो, कि मतलब हमारे में तो उसमें भी गिल्स होते हैं, तो तब क्या हम ब्रेकियल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। भाई याद रखो, इवोल्यूशन में ये क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमारे अंदर ये वो वाला वो चला गया एम्ब्रियोजेनेसिस, थोड़ा सा अलग जा रही हूं मैं, पर ये क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखना। हमारे अंदर गिल्स होते हैं, हम मिमिक कर रहे होते हैं, हम मिमिक कर रहे होते हैं हर इवोल्यूशनरी स्टेज को, है ना। वो अर्न्स्ट हेकल वाला इवोल्यूशन में पढ़ोगे, क्या उसमें एक पूरा वो नहीं देते कि मतलब हम जो है हर एम्ब्रियोनिक स्टेज को सरपास करते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में गिल्स जरूर होते हैं, लेकिन फंक्शनल नहीं होते, वो सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ दिखावे के गिल्स होते हैं, समझ गए, सिर्फ दिखावे के गिल्स होते हैं, समझा, फंक्शनल नहीं होता। तो हमारे अंदर कभी भी ब्रेकियल रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसमें जो मैंने अभी बताया था ना इवोल्यूशन वाला, वो टर्म मैंने जानबूझ के छोड़ दिया ताकि तुम्हें इवोल्यूशन में ही उस डिटेल में जाओ, अभी थोड़ा टाइम कम है ना हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक
ठीक है। अब देखो लाल पीलो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो मतलब सबको ही पता होगा, पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है ना, तो लंग्स वाला रेस्पिरेशन तुम लोगों से अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, सारे ह्यूमंस, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अब लंग्स बताया तो ह्यूमंस हो गए, तो यहाँ पे पल्मोनरी था, लंग्स, तो ये बुक लंग क्या बला है यार, है ना, दिख रहा है बुक लंग। अरे यार देखो फिर से वही चीज, अब इसके डायग्राम बनाना बेकार है, सीधे सीधे जान लो बुक लंग क्या होता है। लंग जैस मतलब शक्ल लंग्स जैसी है और बुक जैसी भी है, छोड़ो जैसी भी है उसकी शक्ल, अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ध्यान रखो किसके अंदर होता है, सीधा क्वेश्चन, बुक लंग किस में होगा, तो इसमें स्कॉर्पियन और स्पाइडर में होता है, खत्म कहानी। समझ गए, सिर्फ इतना जानना है किस में होता है, इसमें होता है, खत्म कहानी, यही क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, फिर से वही बात, बुक गिल क्या होता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, किस में होता है ये जान लो, कि वो लिमुलस किंग क्रैब। अभी लिमुलस और किंग क्रैब से अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान आ जाए तो यहाँ पे ये भी याद कर लेना, ये बेटा लिविंग फॉसिल है, सबसे बड़ा क्रैब होता है, लिविंग फॉसिल है ये। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। लिख ही दूं क्या लिविंग फॉसिल, वैसे लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ यार, नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर से बेटा क्या है, कैसा दिखता है, सुंदर है नहीं है, एक्स वाई जेड कैसी शक्ल है वगैरह तुम्हें लेना देना ही नहीं है। तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें ये जानना है कि किसमें और कैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कैसी शक्ल है उसकी, है ना, सिर्फ नाम याद करना है, आगे बढ़ना है। पोरीफेरा में जैसे ऑस्कुलम क्या दिख रहा है, ओ ओ एक सेकेंड बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। तो पोरीफेरा में क्या होता है बच्चा लोग, ऑस्कुलम, क्या होता है यार, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम ये थोड़ा सा तुम जान सकते हो, पोरीफेरा में जब आओगे तो वहां पर भी हम करेंगे ही, वो नहीं था यार ऐसे, मतलब मान लो वो मतलब स्पंजेस थे तो यहाँ पर उनकी ऐसे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की यहाँ पे ऊपर ओपनिंग होती थी, दिस इज ऑस्कुलम, क्या था ये, ऑस्कुलम, है ना। तो वही पोरीफेरा का एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑस्कुलम, इसमें सियलेंट्रेटा का प्रोटोस्टोम हाइपोस्टोम ऊपर मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, है ना, जो, अरे अरे यार, हाँ ऊपर वहां पे डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जरा देखना, फिर प्लेटी हेलमिंथस में फ्लेम सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, पता नहीं नीट वालों को अलग ही प्यार है इस नाम से, ठीक है, नीट वालों को अलग ही प्यार है इस नाम से। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ऐसा कोई एग्जाम अभी तक बचा नहीं है जिसमें ये पेपर आया, मतलब ये नाम आया नहीं है, तो फ्लेम सेल्स तो रटी ही डालो, है ना, कभी भी दे देते हैं भाई, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और इस एग्जाम से उस एग्जाम, मतलब बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना है। नेफ्रीडिया फिर से अगेन इंपॉर्टेंट, नेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट, एस्केलमिंथस में नेफ्रीडियल सेल होता है, एनेलिडा में नेफ्रीडिया होता है, ऑर्थ्रोपोडा में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, मोलस्का में ग्रीन ग्लैंड होता है, एकाइनोडर्मेटा वाटर वस्कुलर सिस्टम, नॉन कॉर्डेट्स में नेफ्रोस्टोम, कॉर्डेट किडनी। ठीक है, अब यार देखो बहुत सारे बच्चों को किडनी भी पढ़ाया गया होगा कि किडनी के कौन कौन से टाइप होते हैं। अब जरा ध्यान रखना, तुम्हें एक ही चीज जाननी है तुम्हारी जिंदगी में जो एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी। क्या, मेटानेफ्रिक, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेटानेफ्रिक किडनी क्या होता है। ठीक है, जब आगे बढ़ना पीएचडी करना तो जानना कि मेटानेफ्रिक किडनी क्या होता है। अभी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम्हें किससे फर्क पड़ता है कि किसमें होता है मेटानेफ्रिक किडनी, किसमें होता है भाई, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी प्यारी किडनी पड़ी हुई है बेटा, वो मेटानेफ्रिक किडनी है। तो ह्यूमंस में होता है, मैमल्स में होता है। ठीक है, दूसरा है मीजोनेफ्रिक किडनी। क्या पूछता है, मीजोनेफ्रिक किडनी किस में होता है बेटा, फ्रॉग में होता है। बस तुम्हारी जिंदगी में इतनी ही जरूरत है ना, पढ़ लिया, सुन लिया, नहीं पता कि क्या होती है किडनी, तो अभी जान लो, नीट में जानना नहीं है, वो तुमसे नहीं पूछने बैठ जाएंगे कि आओ इधर आओ पहले बताओ क्या है, समझ गए, नहीं तो पास नहीं करेंगे। समझ गए, एक गोला बनाना है, उस गोला बनाने के लिए आंसर काफी है। अब नेक्स्ट आ जाओ, सिंगल सर्किट हार्ट।
समझ गए? अच्छा नहीं, अब हमारे सर्कुलेशन पे, किस पे आ रहे हैं बेटा? सर्कुलेशन पे, है ना। सर्कुलेशन में क्या देख रहे हैं? सिंगल सर्किट हार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया, अच्छा एक चीज, बहुत सारे बच्चे है ना अभी यहाँ पे होंगे जिनको काफी मतलब जिन्होंने मतलब इधर उधर काफी कुछ पढ़ा होगा, कि मतलब पूरी डिटेल भी पढ़ी होगी, कि ऑपिस्टोनेफ्रिक भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, वो भी पढ़ा होगा। बेटा देखो, पढ़ा होगा बड़ी अच्छी बात है, कुछ को याद भी होगा वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये वक्त किस चीज का है? सिलेक्शन का। इसमें वो ही जानो जो आना है। नॉलेज के लिए अभी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी पड़ी है भाई, कर लेना इकट्ठा नॉलेज। समझ गए? अभी कोई जरूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की, कोई भी फालतू चीज अभी भी पढ़ने की, ठीक है। सब कुछ छोड़ दो और जितना बताया जा रहा है उतना कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ यार, सिंगल सर्किट हार्ट, डबल सर्किट हार्ट, हमने सर्कुलेशन शुरू किया, ठीक है। सर्कुलेशन बेटा, सर्कुलेशन अभी बताया था दो टाइप का होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, ओपन क्लोज्ड। तो अभी जैसे क्लोज्ड है तो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल है, हार्ट है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, डबल सर्किट सर्कुलेशन किस बेसिस पे है यार? टाइप ऑफ हार्ट के बेसिस पे है। किस पे है यार? टाइप ऑफ हार्ट के बेसिस पे है। और दूसरा, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पे है। अब इसका मतलब क्या हुआ मैडम जो आपने बताया है? मतलब ये है बेटा कि उनका हार्ट कैसा है और उनके अंदर जो खून आ रहा है वो कैसा है, मतलब प्योर है कि इम्प्योर है, इस दम पे कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। अब जरा यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, ये जो हमारा हार्ट है ये सिंगल सर्किट हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा लोग? सिंगल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट हार्ट क्या होता है? वो हार्ट जिसके अंदर एक कंप्लीट सर्कुलेशन में खून एक ही बार हार्ट में आता है ना, जिसके अंदर एक ही बार खून जो है वो हार्ट में आता है, उसको हम कहते हैं सिंगल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट हार्ट क्या होता है ये कोई नहीं पूछेगा। किस में होता है? फिश में होता है, पूछा जाएगा। प्रॉन में होता है, पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? कि फिश में, फिश का जो हार्ट है उसको वीनस हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं यार उसको? वीनस हार्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि फिश का जो हार्ट है उसमें केवल इम्प्योर ब्लड आता है, तो इसलिए उसको वीनस हार्ट बोलते हैं। जो प्रॉन है उसके हार्ट को आर्टीरियल हार्ट बोलते हैं। आर्टीरियल क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि उसके अंदर में केवल प्योर ब्लड आता है, हार्ट के अंदर केवल प्योर ब्लड आता है, इसलिए उसको आर्टीरियल हार्ट कह देते हैं। हाँ कि ना? कुछ आ रहा है समझ? शाबाश शाबाश, वेरी गुड बच्चा लोग, है ना। हाँ तो अभी ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जरा देखना, सर्कुलेशन बता रही हूँ मैं एक बार, है ना। सर्कुलेशन देखो, ये ना ऐसे एरो बना बना के क्वेश्चन नहीं आता, कि जैसे कुछ भी ऐसे एरो बना बना के जो क्वेश्चन देते हैं, हाँ तो ये यहाँ से वही वाला क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। तो अब जरा इसमें देख लो यार क्या हो रहा है। एरो बना बना के क्वेश्चन देंगे कि कहाँ को आता है खून, कहाँ को जाता है खून। तो अब जरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो मैंने ये है पहला वाला चैम्बर, उसको हम क्या बोलते हैं यार? साइनस वीनोसस। अभी मैंने फुल फॉर्म लिखा है इसका, है ना। ये एक यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस इज कोनस आर्टीरियोसस, कोनस आर्टीरियोसस। समझ गए? अब देखो जरा ध्यान से, हार्ट के चैम्बर नहीं है ये, ठीक है। साइनस विनोसस और कोनस आर्टीरियोसस जो है हार्ट का चैम्बर नहीं होता है। हार्ट के तो चैम्बर पता है ना तुम्हें, एट्रिया, वेंट्रिकल। तो हार्ट कितना है? जो फिश का हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड हार्ट है। कैसा हार्ट है यार? टू चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके अलावा उसमें दो ऐसे टुकड़े अलग अलग से मतलब दो चैम्बर जैसे अलग से होते हैं, ऊपर साइनस विनोसस और यहाँ पे देखो कोनस आर्टीरियोसस। ये दो चैम्बर हार्ट से चिपके हुए होते हैं, समझ गए। हार्ट का चैम्बर नहीं है ये। तो अब यहाँ पे जरा देखना क्या हो जाएगा लाल, इधर देखो कि यहाँ पे एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, कोनस आर्टीरियोसस और साइनस विनोसस। हो क्या रहा है? मान लो हम गिल्स से कहानी शुरू करते हैं। गिल्स क्या है? गिल्स जो मछलियों में खून प्योरीफाई करता है, तो वो ब्लड को कर देता है प्योरीफाई। तो ये जो साफ ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूम गया, मतलब साफ साफ खून बॉडी ने ले लिया। फिर वो खून गंदा हो गया, तो गंदा हो गया तो देखो उसने वापस इधर डाला और वहां से मतलब हार्ट में जो खून आया वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड आ रहा है। हार्ट में जो खून आ रहा है वो सिर्फ इम्प्योर आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो हार्ट में जो खून आया वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड आता है, दिख रहा है ना। और वो उसको कहाँ पे पंप कर रहा है इम्प्योर ब्लड को? गिल्स में। तो फिर वो गिल्स क्या कर रही हैं? प्यूरिफाई कर रही हैं उसको।
तो यही हो गया प्योर ब्लड। तो गिल से जो निकला है वो प्योर ब्लड है, गिल से जो निकला है वो प्योर ब्लड है, और जो हार्ट में जा रहा है वो इम्प्योर ब्लड है। ठीक है लाल पीलो, तो क्या पॉइंट हो गया, हार्ट के अंदर केवल गंदा खून तो वीनस हार्ट। ठीक है, उसी तरीके से प्रॉन का सर्कुलेशन आपको नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि उनका जो हार्ट है वो कैसा होता है, आर्टीरियल हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, सिर्फ साफ खून जाता है। समझ गए, कहानी खत्म। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर आएंगे। देखो यार एम्फीबियन की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है मैंने, ठीक है, AMPHIBIAN। ठीक है, अब थोड़ा सा ना तुम खुद से मेहनत कर लेना इस स्पेलिंग को समझने के लिए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, एम्फीबियन। एम्फीबियन तो सब जानते होंगे, वो फ्रॉग वाला नहीं सुना है क्या, फ्रॉग वाला ग्रुप है ना, तो ये फ्रॉग वाला ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखो ऊपर 2 चैम्बर्ड हार्ट था, तो यहाँ पे कुछ तो भाई आगे बढ़ गए, तो दो कुछ तो अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट आ गया। कितना आ गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट आ गया। तो अब यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है, देखो हमारा 4 चैम्बर है, हमें पता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पे 3 चैम्बर है तो कुछ तो कम होगा, तो देखो ऑरिकल 2 है, वेंट्रिकल 1 ही है। समझ गए। अब इसमें देखो, एक साइड में मान लो प्योर ब्लड आ रहा है, एक साइड में मान लो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो इनका जो हार्ट हुआ वो कैसा हार्ट हुआ बाबा, आर्टीरियो वीनस हार्ट हो गया, है ना। आर्टीरियो वीनस मतलब जिसमें गंदा और साफ खून दोनों आ रहा है। तो एम्फीबियन का हार्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, आर्टीरियो वीनस हार्ट होता है। समझ गए, बस ये समझ गए, इतना ही, इतनी कहानी बहुत है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता। रेप्टाइल्स पे आ जाओ बेटा बाबा। रेप्टाइल्स में देखो बेटा क्या होता है, रेप्टाइल्स में कितने हार्ट होते हैं, ये बड़ा स्पेशल सा है। रेप्टाइल्स में हार्ट जो होता है वो कितना होता है, 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है, 3.5 चैम्बर्ड। अब सब बोल रहे होंगे 3.5 क्या होता है मैडम, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड। क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड हार्ट। समझ गए। तो यहाँ पे देखो 2 ऑरिकल है, पूरा डिवाइडेड है, लेकिन ये देखो सेप्टा ये गलती से मुझसे आगे नहीं बढ़ गया, ये जानबूझ के मैंने आगे बढ़ाया है, दिख रहा है ना। तो ये दिख रहा है वेंट्रिकल डिवाइडेड है लेकिन इनकम्प्लीट डिवीजन है। समझ गए, तो इसीलिए कहते हैं इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल है, तो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में होता है, सब में इतना ही होता है, लेकिन ना अभी वो एक्सेप्शन है, अगेन उसमें मतलब मेंशन्ड भी है, क्रोकोडाइल हो गया, एक क्रोकोडाइल तो मेंशन्ड है, एलिगेटर हो गया, है ना। ये दोनों इसमें कैसे होते हैं, पूरे 4 चैम्बर है। कैसा है बेटा, इसके अंदर में पूरा का पूरा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। समझ गए, इसमें तो कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता, पूरा का पूरा ही 4 चैम्बर्ड है। अब यहाँ पे इसके आ गया जो रेप्टाइल्स के बाद में क्या, मैमल्स, मैमल्स जो आ गए, जितने भी आ गए, रेप्टाइल्स के बाद क्या आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, एव्स आ जाएंगे, है ना। इन सब में क्या हो जाएगा बेटा, 4 चैम्बर्ड। क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर्ड, है ना। और जो हार्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा यार, डबल सर्किट। कैसा हो जाएगा बेटा, डबल सर्किट। अब फिर से, अब मैं सर्कुलेशन में मतलब पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, ये सिर्फ तुम्हें दिखा रही हूँ, है ना। मतलब ये तुम ऑलरेडी मतलब छोटा छोटा ये सब सर्कुलेशन वगैरह में पढ़ा होगा, है ना। देखो क्या है, आज की क्लास बेटा बहुत नन्ही मुन्नी सी क्लास है, मतलब ऐसे ना प्यारी प्यारी सी क्लास जिसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमारी पहली क्लास है। ओके, तो आज बस इतना देखते, आज सिर्फ ये देखना है कि तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में आए। दूसरा हमें क्या देखना है कि तुम्हें जो मैं बोल रही हूँ वो पेस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जब एंड अभी चैट करेंगे तो मुझे ये दोनों चीजें बता दोगे, ठीक है, कि मैं जितनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है, फिर हम उसके हिसाब से अपना पेस बदलेंगे। ठीक है, अब देखो यार, ये मान लो तुम्हारा एक हार्ट ले लिया मैंने, ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे थे, डबल सर्किट हार्ट दिखाना था तुम्हें। तो अभी जरा देखो डबल सर्किट हार्ट में क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है भाई। इधर देखो, ये हो गया तुम्हारा हार्ट, है ना। तो अभी जरा देखो यार, ये हो गया तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे हार्ट में 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, तो अभी फिर वहां से वो सारे ड्रामा शुरू करो, यहाँ से वो अयोर्टा निकलता है ना। फिर ये अयोर्टा निकल के पूरी बॉडी में साफ साफ खून लेकर जाता है। फिर बॉडी का जो खून है बेटा वो हो जाता है गंदा, गंदा होके फिर यहाँ पे वापस आ जाता है, किससे आ जाता है, वेना कावा से वापस आ जाता है। फिर वेना कावा से इधर आता है, यहाँ से ये कैसे निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या हो जाएगा यार, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा साफ होने के लिए। फिर लंग्स से प्योर होके कहाँ पे आ जाएगा, लंग्स से प्योरीफाई हो जाएगा, और प्योरीफाई होके कहाँ आ जाएगा यार, वापस हार्ट में आ जाएगा। और वो कैसे आएगा यार, पल्मोनरी वेन से आएगा, पल्मोनरी
वेन से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जरा देखो, एक कंप्लीट सर्कुलेशन है ना, यहाँ पे हार्ट में खून 2 बार आया है, यहाँ से देखो प्योर ब्लड निकला है ना, और यहाँ प्योर ब्लड वापस आया, लेकिन उसके पहले हार्ट में 2 बार खून आ गया, देखो यहाँ से आया तो एक बार यहाँ वापस आ गया, फिर वापस आ गया, समझ गए। तो हार्ट में 2 बार खून आ रहा है, इसलिए जो हमारा हार्ट है वो डबल सर्किट हार्ट होता है। किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो दूसरा, एक और चीज यहाँ पर आ जाती है, पल्मनरी वेन में साफ खून है और आर्टरी में गंदा खून है, ये एक्सेप्शन होते हैं, है ना। कहते हैं कि इकलौते एक्सेप्शन है आर्टरी और वेन के, नहीं यार, पल्मनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के अलावा एक और आता है, अम्बलाइकल आर्टरी। क्या आता है? अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन, इसमें भी उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है बेटा? अम्बलाइकल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, क्या हो जाता है इसके अंदर? इम्प्योर ब्लड होता है, और वेन में कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है। तो ये एक और एक्सेप्शन है, यही याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये सर्कुलेशन, ये वाली सर्कुलेशन को हम क्या कहते थे यार? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोल देते थे बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते थे इस वाले सर्कुलेशन को, है ना। और इस वाले सर्कुलेशन को क्या बोलते थे यार? तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोल देते थे बच्चा लोग? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये वो जो खून वाला चैप्टर आएगा ना, सर्कुलेशन वाला, उसमें नहीं बताऊंगी मैं फिर, ठीक है। वहां पे ये सिर्फ ऐसे पूछ पूछ के निकाल दूंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, हमारे अंदर डबल सर्किट सर्कुलेशन होता है, डबल सर्किट हार्ट है, हमारे हार्ट में प्योर इम्प्योर दोनों होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं अपने हार्ट को? आर्टीरियो वीनस हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हमारे हार्ट को? आर्टीरियो वीनस हार्ट हमारा हार्ट है, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आते हैं बेटा। चलो अब जरा नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट आता है सिमेट्री। क्या आ रहा है? सिमेट्री। सिमेट्री में फिर से बहुत ज्यादा ज्ञान और बुद्धि की जरूरत नहीं है बेटा, सीधे सीधे ड्रामे हैं कि सिमेट्री क्या होती है। सबसे पहले तो एक एसिमेट्रिकल हो जाता है, जिसका कोई शेप वेप ही नहीं होता, अमीबा फमीबा कोई भी एग्जाम्पल ले लो, है ना। उसके बाद सिमेट्री ऐसी होती है कि जिन्हें कुछ काटो किसी प्लेन से तो बराबर गुजर जाता है, मतलब 2 पार्ट अगर बराबर तुम काट सको तो उसको हम सिमेट्री बोल देते हैं, समझ गए। तो अब उसमें 2 टाइप की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे देखो जरा, रेडियल सिमेट्री देखो, एक प्लेन इस यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी, है ना। तो बेसिकली रेडियल क्या होती है? बहुत सारे प्लेन ऐसे होते हैं पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस। नाउ दिस इज द पॉइंट टू बी मार्क्ड, जो भी प्लेन है वो हमेशा सेंटर ऑफ एक्सिस से पास होना चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सिस से पास करता हुआ कोई भी प्लेन अगर बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको हम बोल देते हैं मतलब रेडियल सिमेट्री। अगर सिर्फ कोई एक ऐसा ही पार्ट, मतलब एक ही प्लेन ऐसा है, जैसे इस केस में देखो, ऐसे काटोगे तो नहीं बनेगी ना बात, देख लो यहाँ पर, अगर वैसे काट दोगे तो बात नहीं बनेगी, गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो ऐसे काटोगे तो बात बनेगी, मतलब सीधा कर देते तो भी नहीं बात बनती, है ना। तो पॉइंट क्या है? ये पूरे क्रैब में कोई और प्लेन नहीं हो सकता। तो पॉइंट इज दैट कि अगर उससे, किससे? अगर उससे पास होता हुआ, सेंटर ऑफ एक्सिस से पास होता हुआ कोई भी प्लेन, अगर सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जो उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दे तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल। तो हम बाइलेटरल सबसे अच्छा प्लान है। क्या है बेटा? बाइलेटरल सबसे अच्छा प्लान है ना, मतलब सबसे अच्छी सिमेट्री है कहने का मतलब, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ आ जाती है यार? अगर गौर फरमाओगे ना बेटा, ध्यान से बहुत अच्छे से गौर फरमाओगे, तो पहली बार प्लेटी हेलमिंथिस में आई थी। कहाँ आई थी यार? प्लेटी हेलमिंथिस में आई थी ये, समझ गए। कौन सी सिमेट्री? पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री आई थी। अब यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई, एक बार कोई अच्छी चीज आ जाती है ना बेटा, तो उसके बाद वही कंटिन्यू हो गई, समझ गए। तो नाटक नहीं है। इसके पहले मतलब तुम्हारे वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, रेडियल वाले। अब बाइलेटरल एक बार आ गया तो आ गया, अब कोई इसको दुनिया में बदल नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक एक्सेप्शन है तुम्हारे पास। क्या एक्सेप्शन है बच्चा? एकाइनोडर्मेटा। क्या एक्सेप्शन है? एकाइनोडर्मेटा दिख रहा है? एकाइनोडर्मेटा क्या होता है लाल पीलो? एकाइनोडर्मेटा वो स्टारफिश वाला याद है? वही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ यही, अब स्टारफिश है नहीं, इसकी शक्ल ही ऐसी है ना, वो स्टार जैसी, तो इसके अंदर में रेडियल सिमेट्री होती है। एक्सेप्शन है ये, बीच में एकदम से ये घुस गया, एक्सेप्शन है ये, समझ गए। अच्छा देखो इसके एक्सेप्शन में इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इसका जो लार्वा है
है ना, इसका जो लार्वा है उसके अंदर ना होती रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनका लार्वा में अच्छा कैरेक्टर है और एडल्ट में बुरा कैरेक्टर है, तो ऐसे मतलब इवोल्यूशन को रिट्रोग्रेड इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेड इवोल्यूशन, उल्टा इवोल्यूशन। कैसा बेटा? उल्टा इवोल्यूशन। उल्टा इवोल्यूशन मतलब लार्वा में बाइलेटरल है और जो एडल्ट है वो रेडियल हो गया, रेडियल कम एडवांस्ड हुआ ना, तो इसलिए रिट्रोग्रेड इवोल्यूशन शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यार, नेक्स्ट आते हैं बॉडी प्लान, ठीक है। अब बॉडी प्लान क्या है यार, देखो बॉडी प्लान क्या है ना, ध्यान से सुनो, कि जैसे मान लो कि तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं कि मतलब ऐसे समझो कि ये बॉडी प्लान किस दम पे है कि तुम्हारा ओपनिंग कितनी है, मतलब जो याद है माउथ और वो एनस इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, ये समझ लो वहीं से लिंक्ड है, समझ गए, वहीं से लिंक्ड है। अरे यार मैं तो लिखा हुआ भी मिटा दिया मैंने, सेल एग्रीगेट है ना। हाँ तो इसमें जरा देखना यार क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में तो बेटा छेद ही छेद है, वो पढ़ा होगा ना जिनका नाम ही पॉरीफेरा लिखा हुआ है, नाम ही पॉरीफेरा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे तमाम छेद 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 होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में एक बड़ा ये ओपनिंग होता है, तो ये देखो ये इतने सारे छोटे छोटे छेद हैं, इनको हम बोलते थे ना ऑस्टिया। फिर ये एक बड़ी ओपनिंग थी, इसको हम बोलते थे ऑस्कुलम, समझ गए। तो ये तो इतने सारे छेद ही छेद हो गए ना, तो ये क्या हो जाएगा यार, ऑस्टिया, बहुत सारे छेद हो गए। तो इस ऐसे मतलब जिसमें बहुत सारे ओपनिंग्स हैं उनको हम कहते हैं सेल एग्रीगेट। क्या कहते हैं मेरे लाल पिलो? सेल एग्रीगेट, ठीक है। फिर उसके बाद में आ गया ब्लाइंड सैक। क्या हो गया यार? ब्लाइंड सैक, जिसके अंदर एक ही ओपनिंग है। फिर ये हाइड्रा वाला एग्जाम्पल ना बताया था मैंने, पीछे बताया था ना कि उसमें ये ऐसे हाइपोस्टोम होता है ना। फिर ये देखो ऐसे ऐसे करके हाइड्रा, ये हाइड्रा की खूबसूरत सी शक्ल बना दी मैंने, है ना। तो ये देखो ये एक ओपनिंग होता था कि भाई पानी आएगा भी इसी से, पानी खाना जो भी है जाएगा भी इसी से। तो ये हो गया ना तुम्हारा हाइपोस्टोम था ना, ये हाइपोस्टोम, याद आया कुछ, है ना। तो इसके अंदर तो एक ही ओपनिंग है, प्लेटी हेलमिंथ, यहाँ से प्लेटी हेलमिंथिस तक एक ही ओपनिंग है, तो ये हो जाएगा ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्यों? कट्टा देखा है ना यार, कट्टा, अरे डिब्बे फिब्बे कट्टा वट्टा जो भी देखा है, कट्टा वो बंदूक वाले कट्टे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। अरे क्या बोलते थे उसको यार, जो भी डिब्बा देखा होगा ना। हाँ तो देखो वहीं से पानी आया वहीं से पानी गया, दिस इज ब्लाइंड सैक, समझ गए। तो ब्लाइंड सैक में एक ही ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अब लेकिन भाई ये देखो ब्लाइंड सैक किस में होगा, जिसमें ब्लाइंड सैक है तुम कह सकते हो ना उसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है जिसके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, कहा जा सकता है ना कि इसका मतलब उसके अंदर में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। बुद्धि लगाने वाली बात है बस थोड़ी सी, समझ गए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो याद रखो जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसका बॉडी प्लान कैसा होगा, ब्लाइंड सैक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यार ट्यूब विद इन ट्यूब। अब देखो ट्यूब विद इन ट्यूब, मैं नहीं भी बताऊं तो तुम्हें, नहीं भी बताऊं तो तुम्हारी एक इमेजिनेशन ऐसे आ रही है, एक ये ट्यूब है ना। फिर उसके ऊपर ये देखो ये दूसरा ट्यूब है ना। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब वाली फीलिंग तो वो वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है ना यार। हाँ जी यही बात है, इसी को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। अब देखो यार क्या हो जाएगा। अब जैसे देखो हमें देखो तुम, है ना, हमारे अंदर क्या सीन है, जैसे ऐसे माउथ है, माउथ के अंदर पूरा ऐसे पूरा इंटेस्टाइन फिंटेस्टाइन पूरा ऐसे एक ट्यूब हो गया ना यार, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, हम खुद ही एक ट्यूब जैसे और हमारे अंदर एक और डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉर्म में एक और ट्यूब हो गया, समझ गए। हम एक ट्यूब जैसे और हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉर्म में एक और ट्यूब हो गया, ठीक है। तो जिनके अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्या होता है, जिनके अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, उनके अंदर में कैसा बॉडी प्लान होता है बेटा, उनके अंदर में बॉडी प्लान हो जाएगा ट्यूब विद इन ट्यूब। ये बात समझ में आई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लाल मेरे, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यार, बॉडी वॉल, क्या हो गया ये, बॉडी वॉल हो जाएगा, है ना। फिर ये दो ओपनिंग, एक तुम्हारी हो जाएगी माउथ और दूसरी तुम्हारी क्या हो जाएगी यार, एनस, समझ गए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्यूब विद इन ट्यूब, समझ गए।
अब जरा ध्यान से देखो यार, ट्यूब विद इन ट्यूब अभी बताया ना, कंप्लीट जिसमें माउथ और एनस दोनों है वही तो होगा ना, उसी वही तो ट्यूब विद इन ट्यूब हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से मैंने मिटा दिया, है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब। समझ गए? तो जिनके अंदर कंप्लीट सर्कुलेट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब विद इन ट्यूब हो गए। डजेंट मैटर प्रोटोस्टोम है या ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटो और ड्यूटेरोसिस का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब लगे हाथ यही यहाँ आए हैं तो एक और चीज बता देते हैं। ये जो तुम्हें बेटा यहाँ आइटम दिख रहा है ना, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जो फिलिंग है मतलब बॉडी वॉल दिख रहा है, और इसके बीच में जो तुम्हें ये खाली जगह नजर आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये खाली जगह हो? समझ गए? अब मैं इतनी मेहनत से कलर कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यही बता रही होंगी कि खाली नहीं है। इतनी मेहनत से कलर कर रही हूँ तो यही तो बता रही हूँ कि खाली नहीं है। खाली नहीं होता। यहाँ पे ना क्या होता है, कुछ टिश्यू फिशू जो भी है टूट टटा के ना इसके अंदर पूरे ना सेल्स भर जाते हैं। तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं मेरे लाल पीलो? सीलोम, है ना। तो अब ये सीलोम जो है ऐसे बहुत सारे रैंडम सेल्स हैं। क्या है ये? सेल्स हैं। अब ये सेल किसके बने होते हैं? कहो तो मीजोडर्म जो है वो ये मतलब वो फिल हो गया मतलब इसके अंदर बीच में। कहो तो ये जो गट है ना, गट, गट मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम इज गट ना, पता है ना? हाँ पता है। तो जो गट है को तो उसी के कुछ मतलब सेल्स जो है वो टूट टूट कर उसको फिल कर दें, है ना। तो सीलोम क्या होता है यार? बॉडी कैविटी, ठीक है, जो कि फिल्ड होती है मतलब कुछ कुछ आइटम से, मतलब मीजोडर्मल सेल से, या फिर कह लो तुम्हारे इस वाले सेल से, क्या कहते हैं, गट वॉल के सेल से मिलके बन जाती है। समझ गए? समझे कि नहीं बाबा? समझे? अच्छा एक बार ना जब क्लास खत्म होगी ना तो सारे हाथ उठा के दिखाना, मैं देखूं जरा सारे हाथ उठाते हैं तो कैसा दिखता है। जब मैं बोलूंगी लास्ट में ना सारे हाथ उठा के दिखाओ तब, अभी मत उठाओ ना, पता है ना मुझे आधे बच्चे उठाएंगे आधे नहीं उठाएंगे। जब क्लास खत्म होगी तब पूछूंगी तब उठाना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ यार, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम मतलब चलो हमारा हो गया, बॉडी प्लान हो गया हमारा, ठीक है। अब बॉडी प्लान के बारे में के बाद में यहाँ पे देखो, अब हम किसकी बात कर रहे थे यार? बॉडी प्लान के बाद हम बात कर रहे हैं सेल्स की। याद है अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी मीजोडर्म फिल कर देता है एंड ऑल। तो अब यहाँ पे ये भी तो पॉइंट आना चाहिए, मीजोडर्म क्या होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? जर्म लेयर। क्या है? जर्म लेयर, है ना। तो जर्म लेयर क्या होती है जरा ध्यान से देख लो। बचपन में ना, अच्छा मैं तुम्हारी बिल्कुल बचपन की फोटो बनाऊं, एकदम बचपन वाली, देखो, देखा ऐसे। कितने लोग मानते हैं कि ये सही फोटो है? एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड बेटा। हाँ जी। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो बच्चा आज हमें 10:30 तक क्लास ओवर भी करनी है, तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। जर्म लेयर की बात कर रहे हैं तो देखो बचपन में हमारा डायग्राम मतलब हम ऐसे ऐसे दिखते थे ना, फिर उसके बाद थोड़े और बड़े हो गए तो ऐसे मोतीचूर के लड्डू जैसे बन गए, है ना, बस बहुत सारे मोतीचूर के लड्डू। उसके बाद और बड़े हुए ना तो क्या हुआ, यही जो मोतीचूर के लड्डू के सेल्स थे ना यार, ये लेयर्स में आ गए। सबसे पहले ऐसे बाहर की लेयर बना दी उन लोगों ने, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे अंदर का लेयर बना दिया, ऐसे अंदर वाली लेयर बना दी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बीच में भी मतलब बीच की लेयर बना दी, ठीक है, ऐसे बीच की लेयर बना दी। ठीक है, ये हो गई उनकी बीच की लेयर, समझ गए। तो सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर बनी थी, है ना, उसको बोला था एक्टो। एक्टो मतलब बाहर, और डर्म मतलब लेयर, तो एक्टोडर्म हो गया। अंदर में जो बीच में बना उसको कह देते थे मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाला एंडोडर्म, समझ रहे हो। तो ये 3 जर्म लेयर थी जो तुम्हें यहाँ दिखाई दे रही थी, समझ गए। तो अब जरा यहाँ पे देख लो यार, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। तो 3 जर्म लेयर है। अब ये किसमें होती है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी था, किसमें होती है यार, जरा देख लो।
सीधे सीधे, तुम्हें इतना ड्रामा कुछ भी नहीं जानना। देखो यार, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर कौन सी होंगी यार? एंडो और एक्टो, क्योंकि पता है ना मीजो तो लास्ट था, तो मीजो बन गया तो तीनों हो गई। तो जिनके अंदर दो जर्म लेयर है, कहां तक था यार? पहले पहले मतलब एक तरीके से समझ लो सीएलेंट्रेटा और टीनोफोरा। क्या हो जाएगा यार? सीएलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा? दो जर्म लेयर, यानी कि ये कैसे हो जाएंगे यार? डिप्लोब्लास्टिक। कैसे हो गए बेटा? डिप्लोब्लास्टिक, समझ गए? डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद में जिसके अंदर में तीन जर्म लेयर आ गई, क्या आ गया? जिसके अंदर में तीन जर्म लेयर आ गया, तो जिसके अंदर तीन जर्म लेयर आ गया वो क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लो। और उस वो कहां से है? प्लेटी हेलमिंथिस। तो अब ध्यान रखो, अगर प्लेटी हेलमिंथिस मैंने कह दिया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो प्लेटी हेलमिंथिस तक से लेके तुम्हारे तक मतलब ह्यूमन तक सब कैसे हो जाएंगे यार? ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ गए? एक बार अच्छा कैरेक्टर आ जाता है तो आ जाता है, उससे वो वापस से बुरा कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है ना? मतलब अच्छा कैरेक्टर आ जाता है तो वो अच्छा आ जाता है, ठीक है। एक आधा दो ही होते हैं, जैसे मैंने वो नहीं बनाया था तुम्हारा स्टारफिश बताया था ना, उसी में बस ऐसा हुआ है कि उल्टा हुआ है, रिट्रोग्रेड हुआ है, वरना कभी रिट्रोग्रेड फिटोग्रेड कुछ नहीं होता। जो आ गया अच्छा कैरेक्टर, वो अच्छा कैरेक्टर आ गया, ठीक है। चलो यार, देखो बेटा लोग, आज की क्लास यही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आज हमारी थोड़ी पहली क्लास थी, तो मतलब मेरा जो स्पीड है या जो जैसे मैं बोल रही हूँ, जिस स्पीड से बोल रही हूँ, वो सब तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तुम्हें वो अभी मुझे बताना है। समझ गए? ठीक है। अभी मैं चैट ओपन करवा रही हूँ, है ना? मैं चैट ओपन करवा रही हूँ, चैट पे आप ये तीनों चीजों का रिप्लाई दोगे, स्पीड समझ में आ रही है या नहीं है, इससे ज्यादा भगा सकते हैं या नहीं भगा सकते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी जो मैं तुम्हें अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन नहीं किया है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं एनसीईआरटी तुम्हें अंडरलाइन करके दे दूं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कोशिश करूंगी मैं, है ना, कि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स तुम्हें एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके दे दिए जाएं। तो वो मतलब वो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या क्वेश्चन है? स्पीड, ओके। दूसरा क्या है? एनसीईआरटी अंडरलाइन करके देना है, वो सही रहेगा या नहीं रहेगा? और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो खैर मैं बता ही रही हूँ। तो ये दो तीन चीजें मुझे रिप्लाई कर दो, अभी चैट ओपन हो चुकी है, फटाफट रिप्लाई कर दो। ओके, स्पीड सही है, सही है, सही है, सही है का मतलब मुझे मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्पीड स्लो, परफेक्ट, 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 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। बहुत इतनी तेजी से चैट करोगे तो मैं सुनूंगी कैसे? अरे मतलब मैं पढ़ूंगी कैसे? नालायक को, थोड़ा स्लो तो हो जाओ। ठीक है बच्चे, आपने जो भी बोलना है आप बोल दो। नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग ना, मैं ये जो चार्ट है ना, ये मतलब अब नेक्स्ट मैं खुद से ही इसको सेव करवा लेती हूँ और फिर से मैं देख लूंगी, ठीक है। लेकिन इस चार्ट के साथ साथ एक बहुत ही कोर है जो आपको तुम्हें ध्यान रखना है बेटा, वो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ, तुम्हारी जिंदगी में एनसीईआरटी एक तरफ, ठीक है। लास्ट मिनट है, एनसीईआरटी पे कंप्लीट फोकस होना ही होना, ठीक है, होना ही होना, ओके। तो ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। और आज के उसमें मतलब जो भी अब नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस वगैरह जो है चैट पे हम वो लिखा करेंगे, जो टॉपिक्स वगैरह, ठीक है। और कुछ अगर किसी को कुछ सजेशन देना है तो वो भी सजेशन दे देगा। मुझे लास्ट में एक क्वेश्चन नजर आ रहा है सुलक्षणी का, मैम मॉड्यूल में एक्स्ट्रा है बहुत, उसको पढ़ना जरूरी है। देखो बेटा, सिंस दिस इज आवर लास्ट, मतलब बिल्कुल ये लास्ट मोमेंट है, अभी आपको सिर्फ वो पढ़ना है, अभी इस वक्त आपको वो पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है। अभी एक्स्ट्रा तुम कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पे फोकस करना ही नहीं है, जितना है, ठीक है, जितना है उतना ही, समझ गए? एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, ठीक है। मैं जितना एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना रही हूं वो ही बहुत है, डन है ना? तो अभी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाओगे, अगर तुमने पहले नहीं करा है, मतलब मॉड्यूल से अभी नहीं पढ़ा है तो नहीं करोगे। हाँ, उसके अंदर में जो उसके एक्सरसाइजेस हैं वो क्वेश्चंस लगाओगे। याद रखो, वीएमसी के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो बड़े ऑसम टेस्ट हैं, उसमें स्पेशली मतलब जो ऑब्वियसली मैं बायो हूं तो मुझे बायो का ही पता है, जो बायो के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। वीएमसी के सारे टेस्ट पेपर्स उठाओ, उसमें जो बायो के क्वेश्चन है वो देखो, मतलब आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं उसमें, एनसीईआरटी के ही मतलब लेवल के
एनसीईआरटी के ही टफर लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो जरूर करो, वो रट्टाफाई करके अपने एग्जाम के लिए जरूर जाना। लेकिन हाँ, राइट नाउ आई विल नॉट सजेस्ट कि तुम पूरी मॉड्यूल पढ़ने बैठो, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे और साथ में मैं जो एक्स्ट्रा करा रही हूँ वो पढ़ोगे, एंड प्लस वीएमसी के जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं वो जरूर सॉल्व करके जाना, ठीक है। और साथ में आपके लास्ट ईयर्स जो हैं वो जरूर सॉल्व करके जाना। इससे ज्यादा इस वक्त कुछ नहीं करना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अच्छा, एनटीए के मॉक टेस्ट के बारे में एक बच्चा कह रहा है, बेटा यार देखो, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो अभी तुम जैसे कोई सा भी पेपर करोगे ना, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो बाहर से देने पड़ते हैं ना, अच्छा सा नहीं लगता ना। ऐसे कैसे सारा पेपर मतलब इससे उठा के दे दें, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब कोई सा भी पेपर है, थोड़ा बहुत बाहर से वो डिजाइन कर ही देते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक चीज याद रखो, 100% पेपर तुम अगर मतलब तुम जान भी लगा दोगे ना, तो भी 100% पेपर सॉल्व करके तुम आने वाले नहीं हो। दूसरी बात, सिलेक्शन के लिए तुम्हें चाहिए 80%। जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ना अभी, मतलब जो मैं रफ 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 टच कर लूंगी, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, 90% क्वेश्चन तुम्हारे वहीं से आ जाएंगे। तो जितना मैं बता रही हूँ उसमें से 90% क्वेश्चन आ गए तो भी तुम विन विन सिचुएशन में हो, और आएंगे ही फॉर श्योर। समझ गए, फॉर श्योर बोल रही हूं मैं, आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि 100% की जगह 90% के परफेक्शन पे रहना ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि क्या है ना यार, वो 100% जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, उसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा अलग आ गया, इक्का दुक्का ही ऐसा होता है, ठीक है। और उसके चक्कर में क्या होता है ना, तुम पूरी दुनिया पढ़ते हो। नाउ दिस इज हाई टाइम, अभी तुम्हारे पास बेटा इस चीज के लिए टाइम ही नहीं है कि तुम किसी भी एक्स्ट्रा या 10% पे फोकस कर सको। अभी तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि तुम कैसे भी करके 90-95% जो है वो अपना मतलब वो कैटर कर लो, ठीक है। अभी हम बस सेलेक्ट हो जाए, कॉलेज तो हमें बढ़िया मिल ही जाएगा, ठीक है। कॉलेज की टेंशन बाद में लेंगे, पहले सिलेक्शन पक्का करते हैं, ठीक है। चलो जाओ बच्चों, बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से एकदम मतलब थोड़ा ज्यादा ज्यादा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा बेटर करेंगे, ओके। अपने आपने जो भी चैट्स में जो भी लिखना था वो लिख दिया है, तो अच्छी बात है। अब हम क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय बच्चों। लेकिन उसके पहले जरा सारे हाथ तो उठा दो, मैं देखूं जरा कितने हाथ उठ पाते हैं। अरे लाल पीलो हाथ उठा दो, मैंने कहा था ना लास्ट में। अच्छा बस सारे सारे सारे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हैं, अभी भी हैं, अभी भी 20-25-30-40 स्टूडेंट रह गए हैं। हाँ हाँ, 30-40 रह गए हैं, अभी भी रह गए हैं। अच्छा, ये मतलब तुम्हारी मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज्यादा का हाथ नहीं उठता, ठीक है। कोई बात नहीं, जिनको हैंड रेज वाली प्रॉब्लम है, मतलब उनका अगर नहीं कोई इशू है उनके उसमें, तो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। चलो अब बच्चा लोग जाओ, सब ऐश करो, पढ़ाई करो, और टेंशन नहीं लेने का, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा लोग, टाटा बाय बाय एवरीवन। दानिश भैया, हेलो।